सैन फ्रांसिस्को एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट विलियम ने एक ऐसा ड्रग तैयार किया है जिससे अल्जाइमर जैसी खतरनाक डिजीज का इलाज मुमकिन हो सकता है। दरअसल इस बीमारी में लोग हर चीज भूलने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो खुद के दुश्मन बन जाते हैं। और विलियम का इस ड्रग को बनाने का मकसद ये भी है कि यही बीमारी उसके पिता को भी है और वो अपने पिता को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पर विलियम के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही है। आज विलियम के ड्रग की प्रोग्रेस देखने के लिए जेनेसिस के बोर्ड आने वाले हैं जिसमें विलियम काम करता है और आज विलियम की सारी उम्मीद बोर्ड के बस एक फैसले पर टिकी हुई है। विलियम का बॉस स्टीवन जैकब उसे ऑर्डर देता है उस चिंपैंजी को बोर्ड के सामने पेश करने का जिस पर उस ड्रग जिसका नाम ALZ-112 था उसकी टेस्टिंग हो रही थी। पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। विलियम का असिस्टेंट रॉबर्ट जैसे ही उस चिंपैंजी को लेने जाता है वो चिंपैंजी बेकाबू हो जाती है और पूरे जेनेसिस में तोड़फोड़ करने लगती है और एग्रेसिव होकर बोर्ड्स के कैबिन में घुस आती है जिस वजह से उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती है। विलियम का सारा सपना सारी मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती है। स्टीवन इस हादसे के बाद रॉबर्ट को सारे चिंपैंजीज को मारने का ऑर्डर देता है जिसके बाद रॉबर्ट को मजबूरन लैब में मौजूद सारे चिंपैंजीज को मारना पड़ता है। पर इसी बीच रॉबर्ट विलियम को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। रॉबर्ट विलियम को उस चिंपैंजी का बच्चा दिखाता है जिसे बोर्ड के सामने गोली मार दी गई थी। रॉबर्ट विलियम को बताता है कि उस चिंपैंजी के बेकाबू होने की वजह ये बच्चा था, वो बस अपने बच्चे को सेफ रखना चाहती थी। विलियम उस बच्चे को गौर से देखता है और पाता है कि उस बच्चे की आंख भी उसकी माँ की तरह है और शायद वो बच्चे में भी अपनी माँ की तरह काबिलियत आ गई होगी। विलियम उस बच्चे को अपने साथ घर ले आता है और उसे पालने का डिसाइड करता है। विलियम उस बच्चे का नाम सीजर रखता है और उसकी परवरिश किसी बच्चे की तरह करता है। इसी तरह देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और अब सीजर काफी बड़ा हो गया रहता है और ALZ-112 की वजह से काफी समझदार भी। सीजर गेम्स खेल सकता है, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता है और सबसे खास बात साइन लैंग्वेज में बातें कर सकता है। सीजर की प्रोग्रेस देखकर विलियम डिसाइड करता है कि वो अपना बनाया हुआ ड्रग ALZ-112 को जेनेसिस से छिपाकर अपने पिता को देगा और वो ऐसा ही करता है। ड्रग के असर से विलियम के पिता ठीक भी होने लगते हैं। विलियम के लिए उसकी लाइफ का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहता है। बहुत अरसे बाद विलियम की लाइफ में सब कुछ उसके मुताबिक हो रही थी। खुश होकर विलियम सीजर को अपने पिता और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेडवुड फॉरेस्ट ले जाता है जहाँ सीजर पहली बार बाहरी दुनिया को अच्छे से देख पा रहा था। और इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं और सीजर अब पूरी तरह एक मैच्योर चिंपैंजी बन चुका होता है। पर इसके साथ ही उसके मन में अपने अस्तित्व को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं क्योंकि सीजर को विलियम ने अपने बच्चे की तरह पाला था पर वो बाकी इंसानी बच्चों से अलग था। ना वो अपनी मर्जी से बाहर जा सकता था, ना वो दूसरों बच्चों के साथ खेल सकता था। विलियम सीजर की परेशानी समझ जाता है और उसे उसके अस्तित्व के बारे में बताता है। दूसरी तरफ विलियम के पिता वापस अल्जाइमर का शिकार होने लगते हैं और उनकी हालत पहले से भी बदतर होने लगती है क्योंकि उनके शरीर के इम्यून सिस्टम ने ALZ-112 की एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया था और अब ALZ-112 बेअसर हो चुका था। और एक दिन विलियम के घर पर ना होने के दौरान विलियम के पिता भूल जाते हैं कि उनके पास कोई कार नहीं है और वो पड़ोसी की कार को अपनी कार समझकर उसे चलाने चले जाते हैं जिस वजह से वो कार डैमेज हो जाती है और तभी उस कार का ऑनर डगलस वहां आ जाता है और विलियम के पिता से लड़ने लगता है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसी दौरान सीजर डगलस को विलियम के पिता के साथ लड़ते देख लेता है और गुस्से में आकर उसे मारने लगता है जिसके बाद सीजर को अरेस्ट कर लिया जाता है। विलियम को मजबूरन कोर्ट के ऑर्डर के चलते सीजर को प्राइमेट शेल्टर ले जाना पड़ता है और यहाँ प्राइमेट शेल्टर का मैनेजर जॉन विलियम और सीजर दोनों को धोखा देता है। जॉन विलियम के सामने दिखाता है कि उस जगह पर सीजर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा पर विलियम के वहां से जाते हैं जॉन के कहने पर उसका बेटा सीजर को बहुत टॉर्चर करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सीजर के स्पेशल होने के कारण बाकी चिंपैंजी उसे अपने साथ नहीं रहने देते और वहाँ के चिंपैंजी का अल्फा रॉकेट वो सीजर को बहुत बुरी तरह मारता है। सीजर की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो हर दिन बस इसी उम्मीद में रहता है कि विलियम वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाएगा। पर बहुत इंतजार करने के बाद भी जब विलियम नहीं आता तब सीजर डिसाइड करता है कि वो अब डर कर नहीं रहेगा और हर सिचुएशन का सामना वो खुद से करेगा। सीजर अपने केज के लॉक को अनलॉक करना सीख जाता है और कॉमन एरिया में जाकर एक गोरिल्ला को अपना दोस्त बना लेता है जिसके बाद सीजर उस गोरिल्ला के साथ मिलकर रॉकेट को हरा देता है और खुद चिंपैंजी के ग्रुप का अल्फा बन जाता है। दूसरी तरफ विलियम जैकब से कहकर ALZ-112 का और पावरफुल वर्जन तैयार करने का परमिशन ले लेता है जिससे सिर्फ अल्जाइमर को ठीक ही नहीं बल्कि दिमागी इंटेलिजेंस को भी बढ़ा सके। ALZ-113 का पहला यूनिट बनते ही विलियम कुछ ड्रग घर लेकर आ जाता है जिससे वो अपने पिता का इलाज कर सके पर विलियम के पिता अपना इलाज कराने से मना कर देते हैं और उसी रात उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ALZ-113 की ऑफिशियल मंजूरी के लिए विलियम अपने असिस्टेंट रॉबर्ट के साथ एक चिंपैंजी कोबा पर टेस्ट करना शुरू करता है पर इसी बीच रॉबर्ट का मास्क हट जाता है और वो ALZ-113 की चपेट में आ जाता है पर वो विलियम से कहता है कि वो ठीक है पर ऐसा नहीं रहता। रॉबर्ट अंदर ही अंदर बीमार होने लगता है और थोड़े दिनों में जब रॉबर्ट को अपनी बीमारी का पता चलता है तो वो तुरंत विलियम के घर जाता है उसे वार्न करने पर विलियम अपने घर पर नहीं रहता। इसी बीच रॉबर्ट
रॉबर्ट की मुलाकात विलियम के पड़ोसी डगलस से होती है और गलती से रॉबर्ट डगलस पर छींक देता है, जिससे डगलस भी इन्फेक्टेड हो जाता है, पर उसे इस बात की खबर नहीं रहती। और दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने घर में ही मरा पाया जाता है। इधर विलियम घूस देकर सीजर को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सीजर काफी बदल गया रहता है और वो विलियम के साथ आने से इनकार कर देता है। और एक रात सीजर अपने कैद से निकलकर विलियम के घर जाता है और वहां से ALZ 113 चोरी कर लेता है और वापस आकर सारे चिंपैंजी को वो ड्रग दे देता है, जिससे सभी चिंपैंजी रातों रात सीजर की तरह बन जाते हैं और पूरे सेंचुरी में बगावत की शुरुआत कर देते हैं। और जब सेंचुरी का गार्ड, जो कि जॉन का बेटा रहता है, वो सीजर और बाकी चिंपैंजी से वापस केज में जाने को कहता है, तभी सीजर पहली बार इंसानों की तरह चिल्लाते हुए कहता है नो, जिसके बाद वो गार्ड सीजर से लड़ने की कोशिश करता है और अपनी ही गलती की वजह से मारा जाता है। और इसके बाद सीजर सारे चिंपैंजी को लीड करता हुआ जीनेसिस ले जाता है और वहां से एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए सारे चिंपैंजी को आजाद कर देता है और साथ में कोबा को भी। और सीजर का पूरा झुंड सैन फ्रांसिस्को जू जाता है और वहां से भी बाकी बचे सारे चिंपैंजीज को आजाद कर देता है। सारे चिंपैंजी के एक होने के बाद सीजर सभी को लेकर गोल्डन ब्रिज के रास्ते रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है, पर गोल्डन ब्रिज पर ही चिंपैंजीज की लड़ाई आर्मी से होने लगती है और इस लड़ाई में बहुत सारे चिंपैंजी भी मारे जाते हैं। पर सीजर किसी तरह सिचुएशन संभाल लेता है और वहां मौजूद सारे आर्मी को खत्म कर देता है। और इसी बीच जैकब, जो अपने लालच के लिए सीजर को लेने आया रहता है, उसका हेलीकॉप्टर गोल्डन ब्रिज पर क्रैश कर जाता है और कोबा जैकब के हेलीकॉप्टर को ब्रिज से नीचे गिराकर उसे मार देता है। और इसके बाद सभी वानर जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी विलियम एक पुलिस कार चोरी करके सीजर के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ घर चले, वरना आर्मी उसे मार देगी। पर सीजर इसके बदले में विलियम को गले लगाता है और उससे कहता है कि अब ये जंगल ही उसका घर है। विलियम समझ जाता है कि अब उसका सीजर को अलविदा कहने का समय आ चुका है। विलियम सीजर के फैसले की कदर करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन्फेक्टेड डगलस सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाता है पेरिस जाने के लिए और उसकी वजह से फ्लाइट में मौजूद सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और यह इन्फेक्शन एक डेडली पैंडेमिक में बदल जाती है। ALZ 113 ड्रग से बने सीमियन फ्लू को 10 साल बीत चुके हैं और अब इंसानियत लगभग मिट चुकी है। और रेशियो की बात करें तो 500 में से सिर्फ एक इंसान ही इस वायरस से बच रहा है। एक तरफ जहां इंसानियत तबाह हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वानर सीजर की हुकूमत में और वायरस की वजह से काफी समझदार हो चुके हैं और अब उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बसा ली है। इसी बीच कुछ लोगों का झुंड, जिसे लीड कर रहा होता है मैल्कम, वो जंगल के रास्ते डैम की तरफ बढ़ता है ताकि वो डैम के पावर को रीस्टोर कर सके, ताकि शहर में बिजली वापस आ सके। पर रास्ते में ही इनका सामना सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त एस से हो जाता है। और इसी बीच मैल्कम के ग्रुप का एक मेंबर कार्वर घबराकर एस को गोली मार देता है, जिसके बाद मैल्कम के पूरे ग्रुप को वानर बंदी बना लेते हैं और उसे सीजर के सामने लेकर जाते हैं। इंसान को वापस अपने सामने देखकर कोबा सीजर से मैल्कम और उसके ग्रुप को मारने के लिए कहता है, पर सीजर इंसानियत को समझता था। वो मैल्कम और उसके ग्रुप को छोड़ देता है और वापस जंगल की तरफ आने से मना करता है। मैल्कम को मजबूरन अपना प्लान छोड़कर वापस आना पड़ता है, पर इनके चाहते ही कोबा वापस सीजर को उकसाता है और उससे कहता है कि अगर वानरों ने इंसानों को जवाब नहीं दिया तो इंसान उन्हें कमजोर समझेंगे। कोबा की बात सुनकर वहां मौजूद बाकी वानर भी सीजर की तरफ एक उम्मीद से देखने लगते हैं और सीजर को ना चाहते हुए भी वानरों का उस पर भरोसा कायम रखने के लिए अपनी पूरी फौज लेकर शहर जाना पड़ता है। सीजर वानरों की ताकत दिखाते हुए शहर में मौजूद सभी लोगों को चेतावनी देता है कि वो दोबारा जंगल में ना आए, क्योंकि वानर जंग नहीं चाहते, पर अगर इंसान उन्हें मजबूर करेंगे तो वो जंग लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे। सीजर अपनी बात कहकर सारे वानरों को लेकर वापस जंगल चला जाता है, पर शहर में लोग सीजर की बातों से काफी ज्यादा डर जाते हैं। अपने लोगों को डरा हुआ देखकर उनका लीडर ड्रेफस भी वानरों से लड़ने का डिसाइड करता है, पर तभी मैल्कम उसे समझाता है कि वो बिना लड़ाई के डैम की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मैल्कम की बात सुनकर ड्रेफस उसे एक टाइम देता है और उससे कहता है कि अगर वो उतने दिनों में वापस नहीं लौटा तो वो वानरों पर हमला कर देगा। ड्रेफस की बात सुनकर मैल्कम अपनी एक छोटी टीम लेकर वापस जंगलों में चला जाता है और कार्वर इस बार भी उनके साथ रहता है। कार्वर को वापस देखकर वानर चिढ़ जाते हैं। सीजर मैल्कम से कहता है कि उसने इंसानों को मना किया था जंगल में वापस आने के लिए, तो मैल्कम सीजर को समझाता है कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, शहर वालों को बस बिजली चाहिए, बिजली के बिना वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। सीजर मैल्कम की बातों को समझता है और उन्हें डैम पर काम करने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ कोबा अपने कुछ साथियों के साथ चुपके से शहर में घुस आता है और ड्रेफस के लोगों को हथियार तैयार करते हुए देख लेता है। इधर वानर और मैल्कम के लोगों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। सीजर का छोटा बेटा मैल्कम की वाइफ और बेटे के पास चला जाता है और उनके सामान को छेड़ने लगता है और इसी बीच उसके हाथ में एक गन लगती है और ऐसा होते ही कार्वर घबरा जाता है और सीजर के बेटे से अपना गन छीनकर वानरों पर तान देता है, जिससे सीजर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि वो उन्हें एक शर्त पर काम करने देगा, जब वो अपने पास किसी तरह का हथियार नहीं रखेंगे। वादा तोड़ते ही सीजर मैल्कम को उसकी टीम लेकर वहां से निकल जाने को कहता है। एक बार फिर कार्वर की वजह से मैल्कम का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है, पर फिर भी जाने से पहले मैल्कम और उसकी वाइफ आखिरी कोशिश करते हैं सीजर को मनाने की, पर सीजर के पास पहुंचकर वो देखते हैं
कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मरने की कगार पर है, और इस बात से सीजर काफी परेशान है। सीजर की वाइफ को देखकर मैल्कम की वाइफ एली सीजर से कहती है कि वो उसकी वाइफ का इलाज कर सकती है अगर वो इजाजत दे। अपनी वाइफ को मरता देख सीजर एली को नहीं रोकता और एली तुरंत सीजर की वाइफ का इलाज करती है। एली के इस एहसान के बदले में सीजर वापस से मैल्कम को डैम पर काम करने की इजाजत दे देता है और साथ में अपने कुछ वानर भी देता है जिससे काम जल्दी खत्म हो सके। पर तभी कोबा वहाँ आ जाता है और उसने जो इंसानों के पास देखा वो सीजर को बताता है, और इंसानों का साथ देने के लिए वो सीजर से कहता है कि वो वानरों से ज्यादा इंसानों से प्यार करता है। कोबा की बात सुनकर सीजर को उस पर गुस्सा आता है और वो कोबा को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे कोबा और ज्यादा चिढ़ जाता है और शहर वापस आकर गार्ड्स को मार देता है और कुछ गन्स ले लेता है। इधर मैल्कम वानरों की मदद से डैम का काम पूरा कर लेता है, जिसके बाद ये लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। सीजर भी अपनी वाइफ को दोबारा ठीक देखकर खुश रहता है। इसी बीच सबका ध्यान भटकने के कारण कोबा कार्वर को मार देता है और अपनी ही जगह पर आग लगा देता है, और इससे पहले किसी को कुछ समझ आए कोबा सीजर के पास आकर उसे भी गोली मार देता है और सबसे कहता है कि इंसानों ने सीजर को गोली मार दिया। माहौल बेकाबू देखकर सीजर के कुछ वफादार वानर मैल्कम और उसके साथी को वहां से भगा देते हैं। इधर कोबा सीजर को अपने रास्ते से हटाते ही सारे वानरों का लीडर बन जाता है और तुरंत सभी को लेकर शहर पर हमला कर देता है और सारे इंसानों को बंदी बना लेता है। इधर मैल्कम और उसके लोगों को जंगलों में सीजर जख्मी हालत में मिलता है, वो तुरंत उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब कोबा ब्लू आई के दोस्त एस से इंसानों को मारने को कहता है तो वो मना कर देता है और कहता है कि सीजर ने उन्हें किसी की जान लेना नहीं सिखाया। एस की बात सुनकर कोबा गुस्से में आ जाता है और एस को सबके सामने मार देता है और फिर जितने भी वानर सीजर के वफादार रहते हैं सभी को बंदी बना लेता है। इधर मैल्कम सीजर के कहने पर उसे उसके पुराने घर में लेकर जाता है जहां विलियम ने उसकी परवरिश की थी। सीजर को वहां पहुंचाने के बाद मैल्कम को उसके इलाज के लिए दवा लेने वापस शहर जाना पड़ता है, पर इसी बीच मैल्कम का सामना सीजर के बेटे ब्लू आई से होती है। मैल्कम को लगता है कि वो फंस चुका है, पर ब्लू आई किसी वानर से मैल्कम के बारे में नहीं कहता। ब्लू आई को अपने साइड देखकर मैल्कम उसे अपने साथ ले आता है और उसे सीजर से मिलवाता है। सीजर ब्लू आई को बताता है कि वो कोबा था जिसने उसे गोली मारी और उदास होकर कहता है कि वानर भी इंसानों की तरह धोखेबाज होते हैं और उन्हीं की तरह जालिम भी। ब्लू आई सीजर को बताता है कि कोबा ने उसके जाने के बाद पूरे झुंड को अपने साथ कर लिया है और उसके सारे वफादार को बंदी बना लिया है। सीजर ब्लू आई से वापस शहर जाकर सभी वानर और इंसानों को आजाद करने को कहता है और इसके बाद मैल्कम सीजर और बाकी वानरों को शहर के टावर में चुपके से अंदर ले जाता है, जिसके बाद सीजर कोबा से लड़ने के लिए निकल जाता है। इधर नीचे मैल्कम की मुलाकात ड्रेफस से होती है जो कोबा के हमले के वक्त नीचे आकर छिप गया था। ड्रेफस मैल्कम को बताता है कि उसने मिलिट्री बेस से मदद बुला ली है और वो कभी भी आकर वानरों पर हमला कर सकते हैं। ड्रेफस की बात सुनकर मैल्कम को रियलाइज होता है कि उसने आने में बहुत देर कर दी। इधर सीजर टावर पर चढ़कर कोबा से लड़ता है और दोनों में बहुत बुरी तरह लड़ाई होती है। कोबा बेकाबू होकर गन से कुछ वानरों को मार देता है, जिसे देखकर सीजर को कोबा पर बहुत गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी उसे कोबा को जान से मारना पड़ता है, क्योंकि सीजर का वसूल था कि वानर को नहीं मारते और कोबा ने इस नियम को बहुत बार तोड़ा था। वापस से वानरों का लीडर बनने के बाद सीजर मैल्कम से जाने को कहता है। मैल्कम सीजर को समझाता है कि इंसान कभी भी वार कर सकते हैं, तो सीजर कहता है कि उसे ये बात अच्छे से पता है और कोबा ने इंसानों के साथ जो किया है इंसान इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और वानरों की हिफाजत के लिए उसे ना चाहते हुए भी अब जंग में शामिल होना पड़ेगा। सीजर मैल्कम से अपनी फैमिली लेकर वहां से चले जाने को कहता है और उसके बाद अपने सभी वानर के सामने खड़ा होता है जो आने वाले जंग के लिए उसके भरोसे रहते हैं। 2028 कोबा ने इंसानों के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की थी उसे 2 साल हो चुके हैं और अब वानरों को हमेशा जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है और आज भी एक मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है। यूएस मिलिट्री की एक टुकड़ी अल्फा ओमेगा एक सनकी और जालिम कर्नल के लीड में वानरों पर हमला करने को तैयार है और वानरों की बदकिस्मती ये है कि कुछ वानर उन सिपाहियों के साथ हैं और अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं और कर्नल के लोग उन्हें डोंकी बुलाते हैं। जंगल में वानरों की एक छोटी टुकड़ी मिलते ही कर्नल के सिपाही तुरंत उन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में वहां मौजूद कई सारे वानर मारे जाते हैं। पर इसी बीच जब उन सिपाहियों को लग रहा होता है कि वो जीत रहे हैं तभी सीजर अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी सिपाहियों को मार देता है। पर कुछ सैनिक बच जाते हैं जिन्हें सीजर बंदी बना लेता है और उनमें एक गोरिल्ला भी रहता है जिसका नाम रेड रहता है जो उनका साथ दे रहा होता है। सीजर रेड को देखकर पहचान जाता है कि वो कोबा का साथी था और उसके मरने के बाद वो वानरों से बदला लेने के लिए इंसानों का साथ दे रहा है। सीजर रेड के अलावा कर्नल के बाकी सिपाहियों को छोड़ देता है ताकि कर्नल समझ सके कि वानर जंग नहीं चाहते और उसके बाद जब वो रेड से बात करता है तो रेड सभी को कर्नल के बारे में बताता है कि वो कितना कमीना और जालिम है और वो वानरों के साथ क्या करने वाला है। रेड की बातों को सुनकर सभी वानर घबरा जाते हैं तो सीजर एक गोरिल्ला जिसका नाम विंटर रहता है उसे रेड को वहां से ले जाने को कहता है, पर रेड विंटर का सिर फोड़कर वहां से भाग जाता है। कुछ देर के बाद सीजर का बड़ा बेटा ब्लू आइज और रॉकेट एक लॉन्ग जर्नी से वापस आते हैं। सीजर ने उन्हें वानरों के लिए एक नई जगह ढूंढने भेजा था जहाँ वो शांति से रह सके। ब्लू आइज सीजर को बताता है कि उसने रेगिस्तान के पार एक जगह ढूंढ लिया है जहाँ वानर आराम से रह सकते हैं।
ब्लू आई की बात सुनकर सीजर सबसे कहता है कि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, तो इसीलिए वो थोड़े टाइम के बाद पूरी तैयारी के साथ वहाँ से निकलेंगे। पर उसी रात कर्नल अपनी टीम के साथ अचानक उस जगह पर हमला कर देता है और ब्लू आई को सीजर समझकर उसे उसकी माँ के साथ मार देता है। पल भर में सीजर की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और ढूंढने पर यह पता चलता है कि विंटर ने डर कर उनसे गद्दारी कर दिया और सिपाहियों को उनके उस जगह के बारे में बता दिया। इसके बाद सीजर अपने लोगों को बचाने के लिए बिना किसी तैयारी के उस जगह से निकल जाता है, पर रास्ते में वो ब्लू आई की बीवी को अपने छोटे बेटे का जिम्मा देकर कर्नल से बदला लेने निकल जाता है और साथ ही रॉकेट, मॉरिस और लूका भी उसके साथ जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक गांव मिलता है जो पूरी तरह से खाली रहता है, पर वहाँ एक सैनिक मौजूद रहता है जिसका सामना सीजर से होता है और सीजर खुद को बचाने के लिए उसे मार देता है। उसी जगह इन्हें एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम नोवा रहता है, जो बोल नहीं सकती थी। मॉरिस के कहने पर सीजर उसे अपने साथ ले जाने को मान जाता है क्योंकि मॉरिस ठंड में उस लड़की को मारता हुआ नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ दूर जाने पर सीजर को कर्नल का कैंप मिल जाता है और अंदर जाने पर उन्हें विंटर भी वहाँ मिल जाता है। सीजर विंटर से कर्नल के बारे में पूछता है तो विंटर इन्हें बताता है कि कर्नल पहले ही निकल चुका है और इतना कहकर वो सैनिकों से मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, पर सीजर और उसके दोस्त विंटर को जान से मार देते हैं। कर्नल के सैनिकों का पीछा करने पर वो पाते हैं कि कर्नल के कुछ लोगों ने कुछ सैनिकों को गोली मारकर रास्ते में ही फेंक दिया है। सीजर को कुछ समझ नहीं आता कि कर्नल ने अपने ही लोगों को क्यों मार दिया। कुछ दूर और बढ़ने पर इन्हें कोई मिलता है जो इनका एक घोड़ा लेकर भाग जाता है और पीछा करने पर इन्हें पता चलता है कि वो भी एक वानर है। वो वानर अपना नाम बेड एप बताता है। वो इन्हें ये भी बताता है कि उसे कर्नल के बेस का भी पता है, जिसके बाद वो सीजर और उसके दोस्तों को कर्नल के बेस तक लीड करता है। पर बेस पहुंचने से ठीक पहले इनका सामना 2 सैनिकों से होता है और उसमें लूका मारा जाता है। और उसी रात सीजर देखता है कि कर्नल के कुछ लोग किसी को बंदी बनाकर ला रहे हैं और उसे ठंड में बांधकर मरने के लिए छोड़ गए। सीजर तुरंत उसके पास जाता है और पाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही झुंड का वानर है। और कर्नल के कैंप की तरफ देखने पर सीजर को पता चलता है कि कर्नल ने उसके पूरे झुंड को बंदी बनाकर रखा है। तभी सीजर पर पीछे से हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही लोगों के साथ पिंजड़े में बंद पाता है। सीजर ब्लू आई की वाइफ से पूछता है कि उसके जाने के बाद पूरे झुंड के साथ क्या हुआ, तो ब्लू आई की वाइफ उसे बताती है कि उन पर अचानक हमला हुआ था और अब सभी को बंदी बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा है और ना उन्हें खाना दिया जाता है और ना पानी। अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर सीजर को कर्नल पर बहुत गुस्सा आता है और जब काम करते वक्त सीजर के सामने एक वानर को पीटा जाता है तो सीजर काम करना छोड़ देता है और उसे देखकर बाकी वानर भी काम करना छोड़ देते हैं। ये देखकर कर्नल शॉक हो जाता है और सीजर से वापस उसे और उसके लोगों को काम पर लगने को कहता है। तो सीजर कर्नल से कहता है कि वो अब तभी काम करेगा जब उन्हें खाना और पानी मिलेगा। सीजर की जीत देखकर कर्नल गुस्से में आ जाता है और सीजर को मारने वाला होता है, जिसे देखकर बाकी वानर अपने मुखिया को बचाने के लिए वापस काम पर लग जाते हैं। सारे वानर को वापस काम पर देखकर कर्नल सीजर को छोड़ देता है, पर सीजर के वैसी हरकत के लिए कर्नल उसे रेड से कोड़े से मरवाता है और सबके सामने उसे लकड़ी के क्रॉस पर बांध देता है ताकि कोई और वानर बगावत की ना सोचे। पर कर्नल सीजर के कहे मुताबिक वो सारे वानरों को खाना और पानी देता है और सीजर को अपने कैबिन में बुलाता है। सीजर कर्नल को देखकर उससे कहता है कि उसे पता है कि वो वानरों से दीवार क्यों बनवा रहा है, उस पर जल्दी ही हमला होने वाला है और वो हमला उसके ही लोग उस पर करने वाले हैं। तो कर्नल कहता है कि हाँ, उसकी बात सच है क्योंकि उसके बाकी ऑफिसर्स को उसके काम करने का तरीका नहीं पसंद है, क्योंकि उसने सीमियन फ्लू के इलाज करवा रहे सारे लोगों को मरवा दिया था ताकि वायरस और ज्यादा ना फैले। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे बेटे को भी मार दिया था और इस बात का उसे काफी अफसोस है। कर्नल की हैवानियत देखकर सीजर खुद को रोक नहीं पाता और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद सीजर को वापस उसी जगह बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ बैड एप मॉरिस और रॉकेट से कहता है कि उसे एक टनल पता है जो सीधे वानरों के पिंजरे में खुलता है और वो टनल उसने तब देखा था जब वहाँ सीमेन फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों का इलाज होता था। बैड एप की बात सुनकर मॉरिस, रॉकेट और नोवा सभी टनल में रास्ता बनाने लगते हैं। इधर कर्नल सीजर को खुलवाकर एक अलग पिंजरे में फेंक देता है। सीजर की ऐसी हालत देखकर नोवा सीधे मेन रास्ते से कैंप में घुस जाती है और सीजर को बाकी वानर से लेकर खाना देती है और उसे पानी पिलाती है। तभी सैनिकों को शक हो जाता है कि कोई चुपके से कैंप के अंदर घुस आया है, तो वो पूरे जगह की तलाशी लेने लगते हैं। नोवा को बचाने के लिए रॉकेट भी कैंप के अंदर आ जाता है और पकड़े जाने से पहले सीजर को टनल के बारे में बताता है। अगली सुबह कर्नल को सीजर के पिंजरे के पास नोवा की डॉल मिलती है जिसे उसने पिछले रात सीजर को दिया था। कर्नल उस डॉल को उठा लेता है। इधर पूरा दिन काम करने के बाद रात होने पर सीजर और रॉकेट मिलकर बिना किसी को पता चले पूरे झुंड को टनल के रास्ते वहाँ से निकाल देते हैं। पर सीजर वहीं रुक जाता है और कर्नल से बदला लेने उसके कैबिन में जाता है, पर वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कर्नल नोवा की डॉल की वजह से सीमेन फ्लू से इन्फेक्टेड हो चुका है। सीजर कर्नल को उसका गन दे देता है ताकि वो खुद को गोली मार सके और तभी बाहर यूएस मिलिट्री कर्नल के कैंप पर अटैक कर देती है और अचानक वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी बीच एक सिपाही वानरों को भागते हुए देख लेता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है और रेड भी उन सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद रहता है। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को ऐसे मरता देख रेड इमोशनल होने लगता है क्योंकि उसकी दुश्मनी सिर्फ सीजर से रहती है। और तभी उसकी नजर सीजर पर पड़ती है। सीजर कैंप को उड़ाने के लिए ग्रेनेड लेकर बढ़ता है। तभी एक सिपाही पीछे से आकर सीजर को जख्मी कर देता है और ये देखकर रेड का दिल पिघल जाता है और वो बिना देर किए उस सिपाही को मार देता है। पर उसके ऐसा करते ही रेड के पास वाला सिपाही उसे मार देता है, पर तब तक सीजर को संभलने का मौका मिल जाता है
और वो पूरे कैंप को बम से उड़ा देता है। पर इतने बड़े धमाके से पहाड़ के ऊपर का बर्फ खिसक जाता है और वो कैंप के साथ साथ बाहर से आए हुए यूएस मिलिट्री को भी खत्म कर देता है। पर सीजर और बाकी वानर पेड़ों पर चढ़कर बच जाते हैं और ब्लू आई की जगह पर जाने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह सच में बहुत सुंदर थी। सभी वानर खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि उनके सालों का सफर का अंत हो गया था और अब वो बिना किसी तकलीफ के अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। तभी मॉरिस की नजर सीजर पर पड़ती है। वो देखता है कि सीजर के जख्म उसकी किसी भी पल जान ले सकते हैं। मॉरिस सीजर से कहता है कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तब वो उसे उसके बारे में बताएगा कि उसके पिता कितने महान थे और उन्होंने वानरों के लिए क्या किया था। मॉरिस की ये बात सुनकर सीजर अपना दम तोड़ देता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और जिन लोगों ने इस मूवी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह के और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो।